हे कॉस्मिक आर्मी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ उल्ट्रिक कॉस्मिक। और अल्टीमेट थॉर के पहले हिस्सों में आपका स्वागत है। जहाँ तक मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कॉमिक 4 इश्यूज़ की है। तो मैं सोच रहा था कि मैं इसे 2 इश्यूज़ में ख़त्म कर दूँ, लेकिन मुझे 4 इश्यूज़ बेटर लगे क्योंकि स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। और इसी के साथ जैसे कि मैंने आपको एक और ऑप्शन दिया था, थॉर का जो सहतर सागा है उसका, तो वो 14 इश्यूज़ की कॉमिक थी, लेकिन उसकी स्टोरी अल्टीमेट थॉर से बेहतर थी। पर एक प्रॉब्लम है कि वो कॉमिक लगभग 30 से 35 साल पुरानी है और इसी के साथ उसके आर्ट बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं। इस कारण से मुझे खुद वो कवर करनी नहीं थी, लेकिन उसकी स्टोरी बहुत बेहतरीन थी। सो एनीवे, लेट्स बिगिन द वीडियो। क्या तुम्हें किस्मत पर भरोसा नहीं है भाई, या तुम भरोसा करते हो? यहाँ पर है ये सिंबल्स, साइंस, लाइटनिंग के, ब्लैक सन के। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कहती हैं तुम अपनी किस्मत को कभी नकार नहीं सकते, उन्हें रोक नहीं सकते और ना ही उन्हें ठहरा सकते हो, क्योंकि डेथ, धोखेबाजी और द ग्रेट फॉल, इन सब का अर्थ होता है रैग्नारॉक। इन सभी बर्बादियों को थॉर अपनी आंखों से देख रहा था। उसके मन में तो ऐसे ख्याल आ रहे थे कि अपनी आंखों को नोच करके निकाल डालूं, पर फिर भी वो कहता है ये सब कुछ चल रहा है, द वर्ल्ड ट्री जल रहा है। इसका मतलब यही है कि सब कुछ का एंड होने ही वाला है। प्रेजेंट में द डूम ब्रसिया हाई कमांड, यहाँ पर अभी एक साइंटिस्ट एक यूरोपियन सुपर सोल्जर इन्वेस्टमेंट लॉग प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर कुछ लिख रहा होता है और वो कहता है सब्जेक्ट की कंडीशन काफ़ी ठीक है, पर एक प्रॉब्लम आ रही है उसके स्पेसिफिक बिहेवियर को लेकर के। उसकी बिहेवियर कुछ ऐसी है जैसे हमने आज तक कभी नहीं देखी थी। हमने जितना भी उसे हेल्प करने की कोशिश की हमने की, चाहे वो हमारे इनर सोर्सेज के जरिए हो या फिर आउटसाइड के सोर्सेज के जरिए, पर तभी वहाँ पर उसका बेटा आ जाता है और उसका बेटा कहता है वो यहाँ पर है डैड। तब वो कहता है वंडरफुल, थैंक यू ब्रैन। और तब हम देखते हैं कि और कोई नहीं, कैप्टन ब्रिटेन था जो कि अल्टीमेट यूनिवर्स का था। वो आगे कहता है क्या आप श्योर है कि ये सब कुछ और आगे बढ़ सकता है? और तभी वो साइंटिस्ट कहता है देखो ये बस एक ऑप्शन है बेटे, अब मैं इस पर कितना आगे जाता हूँ ये मुझ पर बेस नहीं करता। और अमेरिकन के कॉम्बिनेशन के जरिए हम काफ़ी कुछ डेवलप कर चुके हैं पहले ही। अब गवर्नमेंट से हमें इस प्रोग्राम की पूरी जानकारी मिली है, तो शायद हम और भी ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम इसके बारे में जानते ही नहीं कि आगे क्या चल रहा है हमारे सब्जेक्ट के साथ। और प्रोफेसर आगे कहता है तुम्हें याद है ना कि हम अभी तक जो कुछ भी कर चुके हैं वो उसके ऊपर परफेक्टली बैठा है, पर ये जो कुछ भी उसके साथ चल रहा है अभी हमें नहीं पता कि इसका सोर्स क्या है। क्या इसके साथ सच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है या फिर टेक्निकली जो हम जेनेटिकली इंजीनियर इसको कर रहे हैं स्पेसिफिकली इसके सूट को, तो ये इसके पास सूट तो कर रहे हैं, पर क्या हो रहा है कि हमारे विक्टिम के साथ, क्या हमारी टेक्नोलॉजी इसके साथ ये करी है, हमें ये जानना ही होगा। तब ब्रायन कहता है तो आपको लगता है कि ये आदमी हमारी मदद कर सकता है? तब वो कहते हैं हाँ, ये मेंटल हेल्थ का एक एक्सपर्ट है और प्रोफेशनली यही हमारी मदद कर सकता है इस केस में। तो इसके बाद वो दोनों नीचे उतरते हैं और जो साइंटिस्ट कहता है डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक, और इसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं। प्रोफेसर अपना नाम बताते हैं, आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई है, मैं हूँ प्रोफेसर जेम्स बेदरॉक और ये है मेरा बेटा ब्रायन। ब्रायन उनसे कहता है थैंक यू डॉक्टर हमारे इस केस में मदद करने के लिए। तब डॉक्टर बेदरॉक कहते हैं मुझे फॉलो कीजिए पेशेंट की ओर। और जब वो उस दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं तब ब्लेक उनसे पूछता है कि आप मुझे इसके कंडीशन के कोई अपडेट बता सकते हैं? तब डॉक्टर बेदरॉक कहते हैं कुछ हफ्तों पहले ये कुछ लिखना शुरू कर दिया, ऐसा लगा कि बस ये ऐसे ही कुछ लिख रहा है, रैंडमली सिम्बल्स बना रहा है और मुझे लगा कि ये इसके पर्सनल हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। पर जब ब्रायन ने उन सिम्बल्स के पिक्चर्स लिए और उन्हें EU डिजिटल अचीवमेंट डाला तो हमें पता चला कि ये ज़्यादातर मैच करते हैं द पियोटिक एडा से, जो कि है पटवी ब्लेक कह देते हैं द नॉर्स मैथोलॉजी। और प्रोफेसर कहते हैं हाँ, तभी ब्लेक कहता है मुझे इससे अभी मिलना है। डोनाल्ड ब्लेक उस शख्स के पास आकर के उससे हेलो कहता है। तभी वो कहता है
अच्छा, तो उन लोगों ने अब तुम्हें भेजा है मेरी मदद के लिए। तुम एक और डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट के जैसा मुझे लग रहा है। तब ब्लेक कहता है, इसी के साथ और भी कई सारी चीज़ों का मैं एक्सपर्ट हूँ। तब वो शख्स कहता है आगे, अब जैसे कि तुम जानते हो कि मैं कोई पागल नहीं हूँ और तुम मेरी मदद के लिए यहाँ आए हो डॉक्टर, पर मेरी बात कुछ ऐसी है कि जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरी डेस्टिनी है, प्रोफेसर बैदराव उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। मैं थॉर गोल्डमैन हूँ। ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। मैं हूँ थॉर, गॉड ऑफ थंडर, और मैं इसी नाम से पुकारा जाना सही समझता हूँ जो मेरे फादर ने मुझे दिया था। तब ब्लेक कहता है, ऑफ कोर्स, और मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारी मदद के लिए, और मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ थॉर। और क्यों ना तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी मदद किस तरह कर सकता हूँ। तब थॉर ब्लेक के पेन को मांगता है और वो कहता है, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, क्योंकि ये वाला पेन बस खत्म होने ही वाला है और मेरा काम भी। तब ब्लेक उसे अपना पेन देता है और क्यों नहीं कहता है, और वो फिर आगे कहता है, ये मुझे अधूरा सा लग रहा है। तब थॉरलिप कहता है, ये इतना ही है जितना मुझे अभी तक याद आया है। तब थॉरलिप कहता है, क्या तुम इसे पढ़ सकते हो। तब ब्लेक कहता है, हाँ, तो क्या है ये। तब ब्लेक कहता है, वहाँ एक तूफान है जो अभी हमारी ओर आ रहा है। तब थॉरलिप कहता है, हाँ हाँ, वही तो। अब से काफ़ी वक्त पहले नॉर्सन वेस्टर्न कैसल में 1930 जर्मनी। इस वक्त हिटलर किसी की बात सुनकर कहता है, 1 लाख सैनिक। आखिर तुम किस चीज़ के पीछे पड़े हुए हो, क्योंकि हम ईस्टर्न और साउथर्न फ्रंट में अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और तुम्हें इस वक्त पूरे 1 लाख सैनिक चाहिए एक सीक्रेट मिशन के लिए। क्या तुम मेरे पेशेंट की टेस्ट ले रहे हो। और तब देखते हैं कि और कोई नहीं, जीमो था, जो कि कह रहा होता है, वेल ऐसे में तो तुम शायद ही लकी होगी अपने वॉर को जीतने में, क्योंकि तुम जैसा बहुत ही बड़ा आदमी इस तरीके के चांस कभी छोड़ नहीं सकता। तब हिटलर जीमो के ऊपर भड़कने लगता है और कहता है, जीमो मेरे पास तुम्हारे साथ एक खेल खेलने का कोई वक्त नहीं है। तब जीमो कुछ निकालता है, उसे दिखाता है, जो कि एस्गार्डियन रून स्टोन्स थे। हिटलर ये देख करके चौंक जाता है और वो कहता है, मैन ये तो। तभी जीमो कह देते हैं, द लेजेंड ऑफ डिफेंसर। तब हिटलर कहते हैं, हाँ, हिडन कोड, इनमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये पोटैश एडा की, मतलब ये तो पर इनका तभी कुछ काम हो सकता है जब तुम्हारे पास एक एक्सेस पॉइंट हो। ये सारे के सारे रून्स यूजलेस है जब तक तुम में से किसी को लोकेट नहीं कर सकते। तब जीमो कहता है, कितनी किस्मत की बात है ना, मैंने ऐसा एक जगह ढूंढ लिया है। तभी हिटलर एक कॉल करता है और कहता है, इमीडिएटली 100,000 सोल्जर्स को तैयार करो और उनका कमांडिंग दे दो बैरन हेनरी जीमो को। तब हिटलर कहता है, तुम्हें तुम्हारे लोग मिल गए बैरन। कई 100 सालों पहले एस्गार्ड, अभी थॉर, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। और तब लोकी कहता है, हमारे वेस्टर्न वॉल्स गिर चुके हैं और आईसी जायंट्स ऑफ जोटनलैंड अब वहाँ से तो बाहर आ चुके हैं और बैडलर अकेले उनके सामने खड़ा है। इस वक्त वो जायंट्स बेल्डर से कह रहे होते हैं, इसके पास काफ़ी अच्छा दिल और साथ में बहुत ही खौलता हुआ खून है, इसे तो हम एक टब में डालेंगे और इसे बहुत तरीके से उबाल कर खाएंगे। तब बेल्डर कहता है, इतने सालों की अनएंडिंग वॉर के बावजूद तुम फिर भी अपने इन घटिया चालों से बाज नहीं आते। तुम जानते हो कि तुम कभी जीत नहीं सकते। हम मैंस ऑफ एस्गार्ड कभी भी तुम्हें जीतने नहीं देंगे, पर तुम बार बार हमें टेस्ट करते हो। आखिर तुम इतना इंतजार क्यों करते हो। आओ और अपने आंसर्स लेके जाओ बीस्ट। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, ये आंसर्स तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाले। वो तीनों जायंट बेल्डर के ऊपर लड़ने जा रहे थे, पर तभी लोकी के तीर आकर के उन्हें मार डालते हैं। और तब बेल्डर कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग गया। और तब लोकी एक अजीब सा बहाना बनाता है कि किस तरीके से वो फ्लोक वेंगर के कई सारे लड़कियों के साथ घूम रहा था। पर तब थॉर कहता है कि हम दोनों चैन से पी रहे थे, ये हमेशा की तरह झूठी बोल रहा है। और इसके बाद वो सभी लड़ने लगते हैं उनसे एस्गार्ड के लिए, और इसी के साथ वो बाकी के जायंट से भी लड़ने लगते हैं। पर तभी एक जायंट आकर के लोकी को पकड़ लेता है और उससे कहता है, हेलो हाफ ब्रीड, तुम्हें पता है हमारे ग्रेट हाउस में तुम्हारी माँ हमें किस तरीके से कहानी सुनाती थी कि किस तरीके से उसने अपने पहले बेटे को एस्गार्ड भेज दिया ताकि बिल्कुल शांति कायम हो सके। उसके लिए मैं तुम्हारा सर लेकर के जाऊंगा और रिप्लेस करूंगा उस सैड सॉन्ग को एक सच्ची सैरों से। पर तब तक लोगी अपने चाकू तक पहुंच चुका था और इसके बाद हर कोई जानता है कि उस जायंट का क्या होता है। वहीं इस वक्त थॉर 3 जायंट से एक साथ लड़ रहा होता है और उनमें से 2 को हराने के बाद तीसरा उसके ऊपर थोड़ा भारी पड़ता है, पर फिर भी लोकी उसे बचा लेता है और वो कहता है, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि अपने पीछे भी थोड़ा ध्यान दिया करो थॉर। तब थॉर कहता है, मैं जानता हूँ
हो हाँ, मुझे बचाने के लिए हमेशा तुम जो होगे। तब लोकी थॉर को उठाते हुए कहते हैं, हाँ तुम्हें थोड़ा ज़्यादा ही किस्मत पर भरोसा है शायद, और मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर तक काम चलेगा। तब थॉर कहता है, इसमें कोई किस्मत की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चॉइसेस की बात है, या तो कर दो या फिर मत करो, क्योंकि हम वॉरियर्स 3 हैं और हम किस्मत के नौकर नहीं है लोकी, और हमेशा हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। तब लोकी कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है भाई, रैग्नारॉक सच में है और वहाँ पर एक आखिरी दिन होगा हमारे लिए जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तभी बैटलर लोकी के ऊपर एक स्नो बॉल फेंक करके मारता है और कहता है, हमेशा डरपोक और हमेशा की तरह बोरिंग। बैटलर उन दोनों को मिलाते हुए कहता है, अरे रिजॉइन करो इस विक्ट्री को, हम लोगों ने आज आसान काम नहीं किया है, और वैसे भी आज का दिन सन ऑफ ओडिन्स का है। और इसी के साथ बैटलर और थॉर वहाँ जाने लगते हैं, पर लोकी उनसे कहता है, हर साल हमारे इन वॉल्स पर अटैक बढ़ रहे हैं, क्या जहाँ पर कोई ऐसा रास्ता है जो हमें इस अनएंडिंग वॉर को जिता सकता है। तब बैटलर कहता है, वहाँ है एक लोकी, मतलब मुझे एक सीक्रेट पता है, फादर कुछ बना रहे हैं। और तब हम देखते हैं कि ओडिन इस वक्त यूलिक से कह रहा होता है, उसे आग में डालो यूलिक, उसे इतना ज़्यादा टक्कर का बनाओ, पूरे वर्ल्ड को क्रश कर दे, वो लाइटनिंग को समन करे, उसे म्योनिल का नाम दिया जाए। मुझे एक ऐसा वेपन चाहिए जो कि परफेक्ट हो। ऑल फादर ओडिन तुमसे एक परफेक्ट वेपन चाहता है। 1939 नॉर्दर्न जर्मनी के नेबुल इलाके के पास इस वक्त बैरन की पूरी आर्मी आई हुई होती है, जिसमें से एक सोल्जर कहता है, क्या तुमने पैरामीटर देख लिया? तभी एक सोल्जर जीमो के पास आकर ये कहता है, हमने कंट्रोल पिलर्स को लोकेट कर लिया है बैरन। अब उसके बाद जीमो कहता है, तो स्टोन्स लेकर के आ जाओ। तब वो सोल्जर कहता है, ये यहाँ पर है सर। तब बैरन उससे कहता है, तो मुझे बताओ कि अब तक तुमने क्या सीखा है इससे हेलमेट? तब हेलमेट कहते हैं, यहाँ पर 24 स्क्वायर रून्स हैं, एक रून एक स्पेसिफिक स्टोन पर है, सो इसका मतलब ये है कि 24 रून्स हैं और इन पिलर्स पर 3 स्टोन्स लगाने की जगह होनी चाहिए, और इस हिसाब से तभी बैरन कहता है, और इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें इस डिवाइस को एक्टिवेट करना है तो तुम्हें एक सीक्रेट वर्ड आना चाहिए जो कि मुझे आता है। और तब बैरन उन पिलर्स में से एक में अपना हाथ रखता है और रून लैंग्वेज में कुछ कहता है, तभी कई सारे पिलर्स वहाँ पर उठाते हैं, और तब वो कहता है, रेनबो गेट बस खुलने ही वाला है। और तब वहाँ खड़ा हुआ हेलमेट कहता है, अनबिलीवेबल, पर बैरन आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्टोन कहाँ फिट होने वाला है? तब बैरन कहता है, ये गेट 7 रेल्म्स में से किसी में भी जाने का पोर्टल खोल सकता है। तब जीमो आगे कहता है, एक स्टोन को कंजक्शन इसके 2 सिस्टर्स के साथ मिलता है, यानी कि जैसे कि ये है असीयर सीक्वेंस, और ये हमारे उस टारगेट को अचीव करने में मदद करेगा जिसका नाम है एस्कार्ड। हम अपनी पूरी की पूरी आर्मी को लेकर के उस गेट के अंदर जाएंगे जहाँ पर एक पोर्टल बनेगा, और उस पोर्टल के जरिए हम अपनी आर्मी को मार्च करते हुए उन गॉड्स के रियल में लेकर के जाएंगे और उनके घर को तबाह करेंगे और यहाँ वापस आएंगे। पर उससे पहले तभी हेलमेट पूछता है, क्या? तब जीमो कहता है, एक दूसरा सीक्वेंस, इसका ये निचले वाला सीक्वेंस। हम सिर्फ अपने टैंक्स और गन्स के साथ वहाँ नहीं जा सकते, हमें ज़रूरत है कुछ साथियों की जो बिल्कुल हमारी तरह उनसे नफरत करते हों। और तब हम देखते हैं कि जीमो ने ज्योटर लाइन का पोर्टल खोल दिया है और वहाँ के आइस जायंट्स को अपने नादी सेना में भर्ती कर लिया है। अब आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगी। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लाने की मैं कोशिश करूँगा। दरअसल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं नॉन स्टॉप 3 से 4 घंटे तक, तो इसीलिए मेरे थोड़े से लगे हुए हैं, नहीं तो वीडियो और भी जल्दी आती। आफ्टर ऑल दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।